अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम में सबसे पहले अफसोसनाक वाक़ये की खबर शामिल करते हैं और वाक़या हुआ है लाहौर में और सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के इलाके में फैक्ट्री की 4 मंजिला इमारत गिरी। अब तक 12 मजदूरों के जाबाहक होने की इतलात हैं। ये खबरें भी आ रही हैं, ये अफसोसनाक खबरें भी आ रही हैं कि 100 जो मजदूर हैं वो मलबे तले दबे हो सकते हैं। इस पर बात करते हैं। जाहिद शेरवानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट है इस अफसोसनाक वाकये की? जी शाहजेब, ये सुंदर स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहां पर इस पूरी स्टेट में फैक्ट्री ही फैक्ट्री हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्री थी, इसकी 4थी मंजिल जो है वो जेर तामीर थी, जो कि हमें बताया गया है। और उसके बाद जेर तामीर जो उसका लेंटर था, फ्लोर था, वो नीचे आ गिरा, जिसकी वजह से 3 मंजिलें जो उनकी हैं वो भी जमीन बोस हो गई। और इसमें बहुत बड़ी तादाद में मजदूर हैं, जिसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया। रेस्क्यू वाले कहते हैं और जिले इंतजामिया ये क्लेम कर रही है कि इसमें 200 से ज्यादा मजदूर हैं, जबकि यहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका कहना है कि यहाँ पे 500 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे उस वक्त जब ये सारी की सारी बिल्डिंग जो है ये जमीन बोस हुई। और इसमें अब तक जो है रेस्क्यू की टीमें तो हैं ही हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो भी रेस्क्यू का काम कर रही है, लोगों को निकाल रही है। इसके साथ साथ आर्मी की स्पेशल स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, जो कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जब उसमें मदद कर रहे हैं। और अब तक 80 अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सका है। और अभी जो जाहिद, अगर जी अगर 80 ताजा तरीन इतलात हम जानना चाह रहे थे कि अभी क्या कोई नंबर बताया गया है? जाहिर फैक्ट्री के इंतजामिया भी वहां होगी जो बता रही हो कि टोटल इतने मजदूर होते हैं, इतने निकल गए, इतने बचे हुए हैं, कुछ बताया जा रहा है इस हवाले से? इसमें अब तक की जो इतलात है, इसमें जो फैक्ट्री का मालिक था और उसके 3 बेटे हैं वो भी मलबे तले दबे हुए हैं। और अभी तक वो जिंदा है या जख्मी है, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाला कोई ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है जो सही तादाद बता सके। जबकि जो मजदूर जख्मी हालत में निकले हैं उनकी भी हालत ऐसी नहीं थी कि हम उनसे बात कर सकते। उनके हवास बाख्ता वो लोग थे, जख्मी थे, जिसकी वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर ताजा तरीन बात ये है कि अब जो मरने वालों की तादाद है वो 15 हो चुकी है, जबकि आप 12 थी। अभी इतला आई है कि शरीफ कॉम्प्लेक्स में 3 अफराद जो हैं वो आईसीयू में थे, वो भी जाँ बाक हो गए। और इसी तरह जो शदीद जख्मी हैं, क्रिटिकल हालत में हैं, वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी। बहुत शुक्रिया जाहिद, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं कि मजदूरों को और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो इंतजामिया के लोग हैं, जो मालिकान हैं या उनके खानदान के लोग हैं, उन्हें खैरियत से निकाल लिया जाए, वो खैरियत से रहें। कम से कम जानी नुकसान हो, 15 जानों का अभी तक नुकसान हो चुका है, जो बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची में एक बार फिर सिक्योरिटी ना देने की वजह से पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई है। और इस तरह मुलतवी कर दी गई है कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये इंतहाई खतरनाक बात हो सकती है। जिस तरीके से इस दफा लापरवाही दिखाई गई है पाकिस्तान में, वैसे ही पोलियो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर पोलियो अभी तक मौजूद है। दुनिया इस बात पर गिला करती है, पाकिस्तान में सफर की रुकावटें इस हवाले से लगने का खतरा रहता है। मगर जो इस वक्त लापरवाही नजर आई है उसकी शायद आप खुद ने तवक्को ना की हो आपने, कि दुनिया इतना शोर मचा रही हो और आपके बच्चों के हवाले से जो इतनी अहम जिम्मेदारी है, जिसके हवाले से दुनिया इतना बात करती है, ये काम हुआ। वजीर आला सिंध की हिदायत को पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया है। कराची के 6 जिला में 20 लाख बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहेंगे। हुकूमत पोलियो खत्म करने के दावे तो करती है, मगर अमली इकदामात में संजीदा नजर नहीं आती। पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम न किए जाने की वजह से कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई है। जिम्मेदार कौन है, वजीर आला सिंध या IG सिंध? कराची में गुज़िश्ता साल पोलियो के 23 केसेस रिपोर्ट हुए और आपको 23 ऐसा नंबर लगता हो जो शायद बहुत कम लगे, मगर सारी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका। पाकिस्तान में पोलियो हो और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम हो कि दुनिया में आपसे फैलता है, आपके लोग आते हैं, इसलिए आप पर सफरी पाबंदी लगाई जाएगी, तो 23 एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन उसके बावजूद इस साल अब तक पोलियो का सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है और पोलियो के हवाले से सूरत हाल तो बेहतर हुई, लेकिन ज्यादा अरसे तक ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहेगी। क्योंकि अक्टूबर 2015 में कराची के इलाके गुलबर्ग में पोलियो का केस सामने आया, तो इस इलाके में 28 से 31 अक्टूबर तक मुहिम चलाने का फैसला हुआ। एक अच्छा स्टेप लिया गया, लेकिन सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से मुहिम मुतासिर हुई। कराची जैसे शहर में जहां पर पहले पोलियो टीम्स को टारगेट किया जा चुका है, सिक्योरिटी नहीं दी गई, पोलियो टीम को मुनासिब सिक्योरिटी ना मिली, तो वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की और IG सिंध को पोलियो टीम की हिफाजत के लिए 3000 पुलिस एहलकार फराहम करने का हुक्म दिया,
कल से एक बार फिर पोलियो मुहिम शुरू हुई। ये मुहिम जिला गरबी, वस्ती और जनूबी में चलाई जा रही थी और इस मुहिम के दौरान 10 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया था। लेकिन आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली ने वजीर आला सिंध के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया और मतलूबा तादाद में नफरी फराहम नहीं की। 3000 पुलिस एहलकारों के बजाय सिर्फ 1200 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए दिए गए, जिसकी वजह से न सिर्फ हालिया पोलियो मुहिम मुलतवी हो गई है। जी हाँ, हालांकि एक केस आया, उसके बाद फौरी फैसला किया गया कि लाखों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, मगर सिक्योरिटी नहीं हुई। तो इस वक्त स्टेटस में आपको बता रहा हूं कि पोलियो मुहिम वो मुलतवी कर दी गई है और 9 से 12 नवंबर को चलाई जाने वाली पोलियो मुहिम भी मुतासिर होने का खदशा है। 20 लाख बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहेंगे। कराची का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। पोलियो के कतरे ना पिलाए गए तो पोलियो वायरस के फैलने का खदशा है। लेकिन वजीर आला सिंध की हिदायत कोई मानने को तैयार नहीं। हुकूमत पोलियो खत्म करने के दावे तो करती है, मगर अमली इक़दामात में संजीदा नजर नहीं आती। मुनासिब सिक्योरिटी ना होने की वजह से पोलियो मुहिम बार बार मुतासिर हो रही है, वो भी कहीं और नहीं, किसी दूर दराज गांव में नहीं, मुल्क के सबसे बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में, जिसमें बड़ी तवज्जो की बात की जाती है, कराची में यह हो रहा है। हुकूमत तवज्जो दे, वरना पाकिस्तान दुनिया में पोलियो वायरस रखता वाहिद मुल्क बन जाएगा। प्रोग्राम में अहम तरीन खबर शामिल करेंगे और वो है रिहाम खान और इमरान खान के दरमियान होने वाली तलाक, जो अब तक मौजूद बहस बनी हुई है। इस हवाले से रिहाम खान का क्या मौक़िफ़ है, ये हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा वो क्या कह रही हैं, किस एक शख्स पर इस सारे के सारे मामले की जिम्मेदारी डाल रही हैं कि वो समझती हैं कि ये वो शख्स है जिसकी वजह से रिहाम खान की घरेलू जिंदगी, रिहाम खान और इमरान खान की घरेलू जिंदगी मुतासिर हुई। इस पर जरा तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इमरान खान और रिहाम खान की तलाक के बाद से बहुत सारी कयास आराइयां हो रही हैं कि यह मामला अचानक कैसे हुआ। खान साहब ने कुछ अर्सा पहले ही ट्वीट किया था कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं। आखिर हुआ क्या? जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इंतहाई अहम है। अब ये इंकिशाफ हुआ है कि रिहाम खान की तलाक की वजह बकौल रिहाम खान वो शख्सियत है जो इमरान खान के इंतहाई करीब है। वो शख्सियत ना सिर्फ इमरान खान के करीब है, बल्कि तहरीक इंसाफ के अहम फैसलों में उनकी राय इंतहाई अहम है। और रिहाम खान ने इस शख्सियत पर संगीन इल्जाम लगाया है। इस शख्सियत को अपनी जिंदगी, अपनी दवारी जिंदगी जो खराब हुई और जो तलाक के नतीजा जिसका हमने देखा, उसका जिम्मेदार ठहराया है। हमारे नुमाइंदे अयास अकबर यूसुफ जई से रिहाम खान के हवाले से उनके पास क्या मालूमात हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है, किसको ये इंकिशाफ किया है, क्या उन्होंने कहा है इमरान खान और रिहाम खान की तलाक की वजह, वो शख्स कौन है, इस सब पर बात करते हैं। अकबर यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद हैं। अयास, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सारे मामलात हुए हैं, उनकी शादी तलाक तक पहुंची है, क्या कहा है रिहाम ने? कोई एक शख्सियत, एक जाती मामले की जिम्मेदारी, क्या रिहाम खान का एग्जैक्टली वर्जन क्या है? देखिए जी, इमरान खान और रिहाम खान की शादी में भी जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा किरदार रहा है। शादी भी उन्होंने तकरीबन कराई, ये बात भी हमें पता चली। उनको रुकावट जो सामने नजर आ रही थी, क्योंकि जहांगीर खान तरीन, ये उनका कहना है, जराए कभी जो उनके करीबी दोस्त हैं, रिहाम ने उनको ये बताया है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो अपनी हर बात इमरान खान से मनवाते रहे, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी बीवी थी, जब खान साहब घर जाते थे तो बंदा बैठ के अच्छे माहौल में चीजें डिस्कस करता है। कई चीजें जो जहांगीर खान तरीन इमरान खान से मनवा लेते थे, वो कहीं शाम में जाके, कहीं जब घर में बैठक होती थी कि सिटिंग होती थी, तो रिहाम खान उसको काउंटर कर जाती थी कि ऐसा नहीं, ऐसा है, अगर हमने इस सियासत को इस तरीके से चलाना है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहां जाएगी। जरूर इनपुट रिहाम खान दिया करती थी। तो वो चीजें अगले दिन खान साहब डिबेट करते थे जहांगीर तरीन से, या उसका वो रिजल्ट सामने नहीं आता था जो जहांगीर खान तरीन जो है समझते थे। तो उनको ये लग रहा था कि शायद पार्टी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पैदा कर रही है रिहाम खान, और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उनकी पार्टी में हो चुकी है, और उनको ये लग रहा था कि उनके फैसलों पे रिहाम खान असरअंदाज हो रही है। यहां पर शाहजेब एक बहुत बड़ा जो एक बात ये भी बताता जाऊं कि इमरान खान का आप देख लें कि बनी गाला जो है वो इससे पहले घर नहीं था, बल्कि एक हुजरा कह लें, एक हॉस्टल कह लें, क्योंकि जिस घर में खातून ना हो, जिस घर में
पूरा एक सिस्टम ना हो तो वो घर कम ही रहता है, बल्कि जहांगीर खान तरीन का, नईमुल हक का, बाकी लोगों का जो बाकी पार्टी है उनको माना जाना था। इमरान खान के घर में, इमरान खान के पास उनकी एक्सेस बड़ी इजी थी। शादी के बाद कुछ अरसे तक तो ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जैसे जैसे रेहाम खान को पता चलता गया तो उन्होंने चीजों को डिवाइड कर लिया कि घर यहां तक रहेगा और सेक्रेटेरिएट जो है वो नीचे रहेगा। जिसको पार्टी के मुतालिक बात करनी है वो नीचे रहे, अपनी बात करे, वहां से चला जाए। ऊपर वही लोग आ सकते हैं जिसको रेहाम खान चाहेगी कि वो घर का हिस्सा बने, किसी गैदरिंग के ऊपर, कोई बात के ऊपर। उनका ये कहना था कि रेहाम खान की कोशिश थी कि वो पार्टी और घर को डिफरेंट, क्योंकि घर का माहौल जो है वो पार्टी से डिफरेंट होना चाहिए। तो ये चीजें गाय बगाए बड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती गई। एक मौके पे ये नजर आना शुरू हो गया था कि शायद इमरान खान जो है वो पार्टी की सेकंड क़यादत जो है वो रेहाम खान ना बन। मैं अयाज, ये क्योंकि आप से जब मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे हैं कि आपने सबूत आपके पास मौजूद हैं, ये सारा का सारा मामला देखा है, जहर देने के हवाले से भी खबरें आती रही। रेहाम खान ने क्या क्या बातें शेयर की हैं इस हवाले से? एक शख्सियत जिस पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है कि जहांगीर तरीन साहब रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है इस हवाले से? देखिए जी, वो जो उनके दोस्त ने हमें बताया कि, बल्कि उसका भी सबूत हमारे पास मौजूद है, जिस जहर की बात हो रही है या जिस मिठाई की बात हो रही है वो ईद के दिन इमरान खान साहब के कजन है हनान न्याजी, ये उन्होंने भिजवाई थी। और उन्होंने ये मिठाई जो उन्होंने भिजवाई थी और वो खाने के बाद खान साहब की कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। खान साहब की जो तबीयत, यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट इसको कोट कर रहे हैं, खान साहब की आदत है वो एक्सरसाइज करते हैं और बहुत देर तक करते हैं। उस दिन उनके कुक ने खाना जो है वो तैयार नहीं किया हुआ था, खान साहब ने खाना टाइम पे खाया नहीं था और वो एक्सरसाइज करने चले गए, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। ब्लड प्रेशर लो होने के बाद रेहाम खान ही उनको यहां पर निजी अस्पताल इस्लामाबाद लेके, उनका भांजा यूसुफ साथ था, जो है वो ओन चौधरी उनके साथ था। कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं थी कि उनको अगर जहर दिया गया और वो फिर उनके पेट से निकाला गया और उसके बाद भी अगर शाहजेब कोई किसी को जहर दे तो क्या जिस देने वाला शख्स है जिसको जहर दिया गया वो उसको एक मिनट भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करता। जबकि रेहाम खान कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले बनी गाला से ही रवाना हुई, वहीं पे उनका सामान है, खान साहब के ड्राइवर ही उनको छोड़ने गया, खान साहब की गाड़ी में गया। तो ये ईद पे जहर दिया गया और ईद के बाद 2-2.5 महीने के बाद जो है अभी तक खान साहब ने उनको अपने पास बनी गाला में रखा हुआ था। ये कहा कि मतलब आप देख लें, ये चीजें जो है जराए का ये दावा भी है और हमने वो सबूत देखा कि वो मिठाई जो है वो उस वक्त तो रेहाम खान घर पे थी। ये जो रेहाम का वर्जन है और जाहिर है दो टोक अल्फाज में जो सबूत रेहाम खान के कहने के आपने हमारे साथ भी शेयर किया, जो सबूत हमारे पास मौजूद है उसमें वो कहती हैं कि ये जो जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर वो जहांगीर तरीन पर है। जहांगीर तरीन को वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं अपनी तलाक के हवाले से। अब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि खबरें जहांगीर तरीन के हवाले से नहीं आ रही हैं, खबरें तो ये आ रही हैं कि रेहाम खान इमरान खान से बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी थी, हर किस्म की कयास सराइयां हो रही हैं, यहां तक कि इस हद तक मिसबिहेव करने लगी थी कि हाथ उठाने तक का मामला होने लगा था। तो ये सारी की सारी खबरें आ रही हैं, क्या इस हवाले से भी रेहाम खान ने अपना कोई वर्जन दिया है? देखिए जी, आपने कहा मीडिया पे बात आ रही कि खान साहब को मारती थी, खान साहब के साथ फिजिकली बदतमीजी होती थी। तो आपने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा, जलसों में देखा होगा, खान साहब जब आते जाते उनके साथ कुछ टच हो जाए तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपने मुझसे ज्यादा देखा होगा, आवाम ने भी देखा होगा। खान साहब को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई औरत उठेगी उनको मारना शुरू कर देगी। ये जो जहां पर बात हुई शाहजेब, घर में जब मियां बीवी होते हैं तल्ख कलामी भी होती है, मुमारी भी होती है, मुख्तलिफ चीजों पर जो है वो एक दूसरे से बंदा बहस भी करता है। उनकी जो बड़ी वजूहात थी इस चीज की, जो रेहाम और इमरान के दरमियान में जो बड़ा मसला हुआ वो ये था कि इमरान खान साहब की कुछ करीबी दोस्त जो है वो इमरान, जब रेहाम खान कराची में थी उस एब्सेंस में वो यहाँ आते रहे, उससे पहले भी आते थे क्योंकि खान साहब के दोस्त जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ बहुत ज्यादा उनकी बैठक होती थी, बड़े अच्छे माहौल में वो गपशप लगाते थे। वो चीजें बंद हो गई थी रेहाम की शादी के बाद। लेकिन वो बैठ के रेहाम को जब पता चला कि वो करीबी दोस्त जो है वो कैरेक्टर एसिसिनेशन करते हैं, वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, खान साहब को बदजन करने की कोशिश करते हैं रेहाम के हवाले से। इससे पहले जब रेहाम को पता चला उन्होंने खान साहब से पूछा कि खान साहब ऐसी कोई बात है, जिस पे खान साहब ने तो पहले उसको रद्द किया, लेकिन जब उसके बाद एक ऐसी हरकत रेहाम खान की होते हुए हुई जिस पे उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया और वो उठ के वहां से चली गई। उसके बाद खान साहब से उन्होंने जब बात की तो खान साहब से वो लड़ी इस बात पे कि खान साहब आप शोहर हैं और अपनी बीवी के बारे में इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो सुनते हैं, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। कोई किसी माशरे में ये चीज नहीं होती जिसमें खान साहब ने उस करीबी दोस्त के घर में दाखिला बंद कर दिया था। इस काफी चीजें जो है इसके अंदर काफी एक बहुत बड़ी साजिश समझी जा रही है। सामने जो करीबी जराए उन्होंने हमें बताया है कि उसके बाकी कैरेक्टर भी वक्त आने पर सामने आने शुरू हो जाएंगे और ये चीजें बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी कि इस स्क्रिप्ट के जो किरदार थे और कौन कौन से हैं। सो ये जो बदतमीजी करना,
या मारना, ये भी एक ऐसी खामखा की जो है बातें हैं। और अच्छा, मुझे बात वाकया मैं आपको बता रहा हूं, वो वाकया यही है कि दोस्तों की वजह से उनकी तल्ख कलामी होती थी, वो आपस में लड़ते थे क्योंकि दोस्त रेहाम खान को इनके दोस्तों का उस तरह घर में आना जाना पसंद नहीं था। अच्छा, फिर ये भी बता दीजिए, क्या रेहाम ने ये शेयर किया कि वो इस वक्त क्या चाहती हैं? वो खान साहब से रिकंसिलिएशन चाहती हैं? कल जब वो बात कर रही थी रात को एक तकरीब में मैनचेस्टर में, तो खान साहब का उन्होंने जिक्र भी किया, फिर वो बाद में ट्वीट भी कर गई कि मैं सहाफियों के हवाले से बात कर रही थी, मगर रेफरेंस खान साहब का ही दिया कि एक बड़ी शख्सियत है जो कि कप्तान साहब हैं, उसका हवाला देके। क्या इस वक्त एज ऑफ नाउ क्या चाहती हैं रेहाम खान? तलाक चाहती हैं, सेटलमेंट चाहती हैं, रिकंसिलिएशन चाहती हैं, क्या चाहती हैं? देखिए जी, इस वक्त रेहाम खान जो जराए का दावा है कि रेहाम खान बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन जो उनके दोस्त आए थे जुल्फी बुखारी साहब, आपने देखा भी है जियो न्यूज पे एक्सक्लूसिव हमारे नुमाइंदे की वो खबर भी चली कि वही उनको गाड़ी में बैठा रहे थे और अगले दिन वो यहाँ मौजूद थे। उनकी कोशिश थी, क्योंकि तलाक अभी तक हुई नहीं, ये कि तलाक हो गई है। रेहाम का कहना यह है कि तलाक की खबर उनको वहां बरतानिया में मिली, वो भी मिली किसके जरिए? नईम उल हक के मैसेज के जरिए। तलाक तो ना तो फिजिकली हुई, ना डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अभी तक तलाक इनिशिएट हुई, क्योंकि रेहाम और इमरान की शरीयत डिफरेंट है। रेहाम एक ब्रिटिश नेशनल है और इमरान खान साहब पाकिस्तानी है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगेगा, उसको आगे इंटेंशन जरूर जाहिर होगी इसके बाद। वो भी रेहाम की तरफ से किसी किस्म की कोई इंटेंशन पहले नहीं थी, लेकिन उनका यह कहना है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी क्या थी। मतलब बरतानिया में गई थी किसी कॉन्फ्रेंस से, वो पहले से तयशुदा थी, ये नहीं कि उन्होंने ओवरनाइट जाना था। शाहजेब एक दफा वो घर से निकली, उनकी फ्लाइट मिस हुई, कोई मसला नहीं था। जब वो वापस आई अगले दिन, तो कुछ तल्ख कलामी घर में जरूर हुई उस दिन के बाद जब वो अगले दिन गई हैं, नाराज होकर घर से गई हैं, तो ये कहा गया कि इससे पहले जो करीबी इनके दोस्त थे, जिसमें जहांगीर खान तरीन साहब हैं, बाकी और भी लोग हैं, जो जैसे मैंने कहा ना, जैसे ये लोग वापस आते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि रेहाम खान इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आप यहीं से उनको डाइवोर्स दे दे। ये चीज इतनी जल्दबाजी में की गई कि ऐसा ना हो, जिनका ये मिशन मोटिव था कि खान साहब और रेहाम की अलहदगी करानी जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि रेहाम वापस आ जाए और खान के सामने बैठ के फिर चीजें सेटल ना हो जाए। इस डर से उन्होंने खान साहब से ये काम करवा दिया और ये फाइनली ये चीजें होगी। लेकिन अभी तक रेहाम का भी ये कहना है कि डाइवोर्स नहीं हुई, डाइवोर्स की इंटेंशन अब जरूर सामने आ गई। खान साहब ने अगर नईम उल हक साहब के थ्रू किया है, तो रेहाम ने फिर अपने ट्वीट के जरिए भी कर दी। अयाज, बहुत शुक्रिया हमें ये सारी की सारी मालूमात देने के लिए। सारी मालूमात जो दी गई, उससे पहले भी रेहाम खान ने एक इंटरव्यू में, और जियो न्यूज के ही एक इंटरव्यू में जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से एक बात की थी। वो आपको दिखाने से पहले हम ये आपको बताते चलें कि जितनी भी बातें हैं ये रेहाम खान का वर्जन है, और इसके सबूत कि जहांगीर तरीन साहब में मेन किरदार हैं, मरकजी किरदार हैं इस सारे मामले के, वो हमने देखे हैं, और ये रेहाम खान साहब का वर्जन है। ये बात हमने वेरीफाई की और वो ये सबूत है वो रिपोर्टर के पास मौजूद है कि ये बात रेहाम खान की तरफ से कही गई जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, मगर ये बात दुरुस्त है या नहीं, इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमने जहांगीर तरीन साहब से राब्ता किया कि आप अपना वर्जन दीजिए, प्रोग्राम में आइए, बात कीजिए। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद नहीं है जहांगीर तरीन साहब, बट उन्होंने जो उस मैसेज का जवाब दिया वो ये कि ये मुकम्मल तौर पर गलत बात है। इनके दोनों के आपस में पर्सनल इश्यूज थे और मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं किसी के भी जाती प्रॉब्लम्स का। एक मैरिड कपल है, एक शादीशुदा जोड़ा है, उसके जाती प्रॉब्लम्स का मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं। जहांगीर तरीन साहब की तरफ से बात की गई और यह भी कहा गया कि मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं रेहाम खान की, और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो दूसरों पर इल्जाम लगा रही हैं इस हवाले से, इस शादी की नाकामी के हवाले से। बड़ा अहम मामला है और ये जाहिर जाती जिंदगी के हवाले से है। रेहाम खान ने सलीम साफी साहब के प्रोग्राम जिरगा में क्या कहा था, उनसे तरीन साहब के हवाले से सवाल किया गया था, ये जरा सुनिए। लोग कहते हैं कि ये जहांगीर तरीन साहब जो है ये खान साहब को बहुत गलत रास्ते पे लगाते हैं और गुमराह करते हैं। कितना असर है खान साहब पे किस लीडर का पार्टी में? एक तो मेहरबानी, लोग मेरे साथ कहते हैं कि जो खान साहब के घर में आना जाना था कुछ दोस्तों का, तो वो खुद से ही खत्म हो गया है भाभी के आने की वजह से, क्योंकि अब जाहिर है कि अब उनकी कोई, कुछ लोगों का तो आपके आने के बाद बंद हुआ है ना, वो इसलिए क्योंकि अब खाना पकाने वाला भी कोई है, घर संभालने वाला भी कोई है, तो खान के साथ तो मेरा ख्याल है बीवी ही सूट करती है। लेकिन जहांगीर तरीन का मैं आपको ये करेक्शन करना जरूरी है। जहांगीर तरीन की अगर पहले कोई दोस्ती या कोई अगर मिलना वगैरह था पॉलिटिक्स से पहले या मेरे आने से पहले, मेरे नज़र में जहांगीर तरीन की उतनी ही एक्सेस है, आना जाना,
मशवरा देना, बात करना, जितना बाकी टॉप लीडरशिप की है। तो ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ, ये मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर नहीं, आपने काम करते हुए देखा है, मैं जर्नलिस्ट भी हैं, मैं आपको आप उनके रोल को पॉजिटिव समझती हैं ज्यादा या नेगेटिव? देखिए, उनका रोल ये है कि वो खान साहब जो काम करने को कहते हैं, 4-5 लोग हैं, आपको पता है टॉप टियर लीडरशिप में 4-5 लोग हैं, और सब अपनी खुसूसियात की वजह से, यानी किसी का कोई नीश स्पेशलिटी होती है, किसी की कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो जो 4-5 लोग हैं उनकी। रिहाम खान का वर्जन आपने सुना। पहले उन्होंने क्या कहा था, अब अपनी तलाक के हवाले से जहांगीर तरीन साहब पर क्या जिम्मेदारी डाली है। तरीन साहब इस हवाले से इसको मुस्तरद कर रहे हैं, मगर ये सारा मामला इमरान खान और रिहाम खान की जाती जिंदगी के हवाले से है, उनकी शादी या तलाक के हवाले से है। मगर जहांगीर खान तरीन साहब पर जो तनकीद है वो सिर्फ खान साहब की शादी, खान साहब के घर या खान साहब की तलाक के हवाले से नहीं है। जब से जहांगीर तरीन साहब ने दिसंबर 2011 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, उस वक्त से जहांगीर तरीन साहब पर मुख्तलिफ तरीके से तनकीद होती रही है। यह भी तनकीद होती रही है कि उनकी वजह से पार्टी में जो नजरियाती कारकुन हैं वो नाराज हुए हैं। जस्टिस वजीउद्दीन जैसे लोग जो कि सदारती उम्मीदवार थे पार्टी के, वो नाराज हुए हैं। इलेक्शन 2013 के बाद सितंबर 2013 में जहांगीर खान तरीन को इमरान खान ने परवेज खटक के वजीर आना बनने के बाद एक प्रेस रिलीज के जरिए, इलेक्टेड नहीं थे, सेक्रेटरी जनरल बना दिया। इमरान खान के इस इकदाम पर तनकीद भी हुई। जहांगीर तरीन पर यह भी इल्जाम लगाया जाता रहा है कि उन्होंने अपने जहाज के जरिए तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया। सेक्रेटरी जनरल एक दफा नहीं 20 दफा हार चुका है, जुडिशल कमीशन में हार चुका है, लोधरा में हार चुका है, हर चीज में आपके अपने वजूदीन के कमीशन में हार चुका है, उसको इजेक्ट कर दिया है। लेकिन जहाज की सैर सोने नहीं देती, उसके ऊपर वो मयार नहीं लगता, ले उससे इस्तीफा। जहांगीर तरीन पर तनकीद में उस वक्त इजाफा हुआ जब इमरान खान ने धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया, और धरना 126 दिन जारी रहा। इस धरने के दौरान जहांगीर तरीन साहब पर यह तनकीद होती रही कि वो उन मास्टरमाइंड्स में से हैं जो कि इस धरने को ड्राइव कर रहे हैं। इसी धरने के दौरान इमरान खान ने 28 अगस्त को 2014 को आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए इमरान खान जिस गाड़ी में जा रहे थे वो गाड़ी भी जहांगीर तरीन खुद ड्राइव कर रहे थे। इस पर सीनियर सहाफी और तज्जियाकार तलत हुसैन ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उनकी तरफ से कहा गया कि नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीसेंट वीक्स तरीन इज ड्राइविंग इमरान खान टुवर्ड्स अ डिजास्टर। और ये आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिजास्टर की तरफ एक ही हफ्ते में, चंद हफ्तों में दूसरी दफा जहांगीर खान तरीन इमरान खान को एक पॉलिटिकल डिजास्टर की तरफ ड्राइव करके ले जा रहे हैं। और ये इसके बाद भी जहांगीर तरीन पर यह तनकीद होती रही, मुख्तलिफ तज्जियाकारों की ही नहीं, उनकी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी उन पर तनकीद का सामना रहा। इस तनकीद में हामिद खान और जस्टिस वजी भी हमेशा खबरों में रहे। इसी साल जून में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से फैसला दिया गया, और ये वो इलेक्शन है, इमरान खान साहब ने ये इलेक्शन 2013 के इंतखाबात से पहले कराए। खान साहब पर तनकीद हुई, ना कराएं। खान साहब ने कहा पार्टी के केडर्स डेवलप करूंगा, पार्टी को ग्रास रूट की सतह पर मजबूत करूंगा, उसके लिए ये इंतखाबात करा रहा हूं। उन इंतखाबात के कुछ मनफी नताइज आए, मनफी नताइज के जांचने के लिए इमरान खान ने खुद एक कमीशन बनाया, जस्टिस वजीउद्दीन और पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ गबोल की सरबराही में बनाया। उस कमीशन में यह फैसला दिया गया कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर अलीम खान के अलावा मुख्तलिफ रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया जाए। जस्टिस वजी पर उन धांधली के इल्जामात इस हवाले से भी लगाए गए। जस्टिस वजीउद्दीन ने बहुत सख्त सिफारिशात दी, ये भी कहा कि पार्टी के जो अंदरूनी इलेक्शन थे जिससे पार्टी को बहुत मजबूत होना था उसमें पैसा चलाया गया, इसलिए उन लोगों को जिन्होंने पार्टी की इस बुनियाद को मजबूत करने में कमजोरी का बाइस बने, पैसा चलाया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। सख्त मौकफ रखा जस्टिस वजीउद्दीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने ड्यू प्रोसेस को रोका, जिन्होंने खुद ट्राइब्यूनल को भी काम नहीं करने दिया। वो कौन लोग हैं? परवेज खटक साहब जो आजकल जेपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। वो कौन लोग हैं? जहांगीर तरीन साहब जो इस वक्त पार्टी को प्रैक्टिकली रन कर रहे हैं। नादिर लगारी साहब जो यहाँ के सिंध की पीटीआई के सदर रह चुके हैं, और अलीम खान साहब जो लाहौर पीटीआई के सदर रह चुके हैं। और ये जितनी दूसरी शख्सियात थी वो भी ख्याल की जाती हैं कि पार्टी में जहांगीर खान तरीन साहब की करीबी शख्सियात हैं। जब पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो परवेज खटक साहब का जीतना भी
यही ख्याल किया गया कि तरीन साहब की वजह से हुआ, और फिर जब वो वजीर आला बने और फिर तरीन साहब को एक नोटिफिकेशन के जरिए इमरान खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अलीम खान साहब ख्याल किए जाते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब के करीबी आदमी हैं। जस्टिस वजी जो पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा थे, करीब थे, बहुत इज्जत की जाती थी, सदारती उम्मीदवार थे, उनका कमीशन बनाया और कमीशन की सिफारिशात को पर अमल नहीं किया गया। जस्टिस वजी खुद साइड लाइन हो गए, तरीन साहब सेक्रेटरी जनरल बन गए, तरीन साहब के करीबी साथी वजीर आला बन गए परवेज खटक साहब, और तरीन साहब के एक और करीबी साथी NA-122 के इलेक्शन में फ्रॉम द फ्रंट लीड करते नजर आए, जिस पर पार्टी के नजरियाती कारकुन नाराज होते नजर आए। जस्टिस वजी के इस फैसले को इमरान खान की जानिब से कबूल करने से इनकार कर दिया गया और इमरान खान मुतादिद बार जहांगीर खान तरीन का दिफा करते रहे हैं। जी आपकी कोई जाती दोस्ती है या जी कि जहांगीर तरीन के पास जहाज है? मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन के पास तो प्रोपेलर जहाज है ना, मेरी जो पिछली बीवी का बाप था उसके पास 757 था। इतनी तकलीफ होती है इस तरह की घटिया बातें सुनते हुए कि जी उसका जहाज है, फलाना ये है वो है। आपने देखा जहांगीर खान तरीन साहब पर पहली दफा खान साहब की जाती जिंदगी में जो मामलात हुए हैं उसका इल्जाम लगा है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन कमजोरियों का शिकार हुई है, जिस शिकस्त का शिकार हुई है, अंदरूनी पार्टी के मसाइल हुए हैं, नजरियाती कारकुन नाराज हुए हैं, वो लोग हामिद खान साहब जस्टिस वजी जो पार्टी का सॉफ्ट फेस समझे जाते थे, अगर वो नाराज हुए हैं तो उस सब की जिम्मेदारी पहले भी जहांगीर खान तरीन साहब पर डाली जाती रही है। हालिया NA-122 के इंतखाबात में भी जैसा कि जिक्र हुआ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चाहती थी, बहुत सारे नजरियाती कारकुन चाहते थे, दूसरे रहनुमा चाहते थे कि किसी नजरियाती कारकुन को टिकट दिया जाए। अलीम खान को जहांगीर खान तरीन साहब की सपोर्ट हासिल थी, उन्हें टिकट दिया गया, उसका नतीजा देखा गया। और ये सारे के सारे मामलात हैं जो पहले ही जहांगीर खान तरीन साहब को मुतनाज़े बना के रखे हुए हैं। और आज रियाम खान का ये कहना कि उनकी जो तलाक हुई उसकी जिम्मेदारी भी, उसका भी मरकजी किरदार जहांगीर खान तरीन साहब हैं। और तरीन साहब का वर्जन हम आपको फिर बताते चले, हम चाहते थे वो हमें शो में ज्वाइन करें, मगर उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं रियाम खान साहिबा की, और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो अपने जाती मामलात की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही हैं। रियाम खान के और इमरान खान के जाती मसाइल थे, उनका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद मजीद खबरों पर गुफ्तगू करेंगे। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब इक्तिदार में आई तो बहुत सारे वादे करके आई और बहुत सारे दावे करके आई। मेरिट का वादा किया, इदारों को बेहतर तरीके से चलाने का वादा किया और अपनी तजर्बाकार टीम होने का दावा किया। ना वादा पूरा होता नजर आता है, ना दावे पर अमल होता नजर आता है। मियां साहब जिस तरीके से सरकारी इदारे चला रहे हैं उसमें ना तो स्टील मिल बेहतर तरीके से चल रही है, ना प्राइवेटाइज करने के वादे पूरे कर पा रहे हैं, ना ही इदारों को चला पा रहे हैं। और अब खबर आई है जो कि सर्दियों में आप सबके लिए बड़ी परेशान कुन हो सकती है। सर्दियां आ रही हैं, गैस की जरूरत होगी, तो जो इदारे गैस की ट्रांसमिशन का बाइस हैं, सुई सदर्न और सुई नॉर्थ, उन दोनों के जो लॉसेज हैं, जो लाइन लॉसेज हैं, यूएफटी लॉसेज, वो हिस्टोरिक हाई पर पहुंच गए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। और ये मियां साहब का वादा था, इन इदारों को बेहतर तरीके से चलाएंगे, इनके नुकसानात कम करेंगे ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदे हो, इन इदारों के खसारे कम हो। ये दो अहम इदारे, सरकारी इदारे दिवालिया होने के हैं और ये बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताई गई है कि दो सरकारी इदारे SSGC और SNGPL का सालाना खसारा 53 अरब रुपए से जायद हो चुका है और उनके नुकसानात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के दौर से भी ज्यादा की सतह पर है। वजह क्या है कि मियां साहब ने जो दावे और वादे किए थे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मेरिट का वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन ये जो चलाने के मामलात हैं, इदारों को चलाने के मामलात हैं, ये क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद है। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, हाल ये है SSGC SNGPL 53 अरब रुपए का खसारा और लॉसेस इंतहा से ज्यादा, स्टील मिल का बुरा हाल। क्या वजह है कि मियां साहब जो तजर्बा दिखाने की बात करते थे वो तजर्बा 2.5 साल में नजर नहीं आ रहा इदारों में। GPL देखें, सबसे बड़ा मियां साहब का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। ही डोंट ट्रस्ट पीपल। सिर्फ उनके जो इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं या जो उनके साथ उनकी हुकूमत में आने से पहले उनकी मदद करते थे, उनको बगैर एक्सपर्टीज दिए देखे उनको लगा दिया गया। सबसे क्लासिक एग्जांपल आपकी है कि मिफ्ता इस्माइल साहब स्विस साउथ के चेयरमैन है, ठीक है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखें जो नंदीपुर के प्रोजेक्ट के कैप्टन साहब को लगा दिया गया था, उनका कोई एनर्जी रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो जानने वाला फारिग आदमी और जो खुशामदी, वो वहां पे जो है उसको मेरिट को डिस्करेज करते हुए लगा दिया गया। आप देख लें, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही है 20% के हिसाब से और
एडीबी में जो है उन्होंने एक ताजिर को लगा दिया, ऐसे मुनीर साहब को, वो भी क्योंकि उनके दोस्त थे। तो वो मतलब जहां पे उनकी दोस्ती और जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं उनको लगा देते हैं, और मेरिट को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, जिसका आज आपके सामने रिजल्ट है कि सारे इदारे जो है बुरी हालत में हो रहे हैं और पस्त से पस्त हालत हो रही है, और आवाम को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ना सिर्फ महंगाई की शक्ल में क्योंकि वो ज्यादा बिजली का बिल और गैस के बिल दे रही है, उसके अलावा वो चीजें ही नहीं मुहैया हो रही। अब सर्दी की आपने बात की, आप देखिएगा कि पंजाब और नॉर्थ में तो गैस नामी चीज ही नहीं होगी कोई, और सारी इंडस्ट्रियों को पहले नोटिस दे दिया जाता है कि हम 4 से 5 महीने आपको गैस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मियां साहब के ट्रस्ट के मामलात हैं, मेरिट की जिस पासदारी की बात करते थे वो नहीं पूरी कर रहे। हमने मेरिट के हवाले से एक और मामला उठाया था, लेकिन नून लीग की हुकूमत लगता है खुद अपना वादा भूल रही है। गुज़िश्ता माह 15 अक्टूबर को हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि मेरिट पर प्रोफेशनल अफराद को अपनी टीम का हिस्सा बनाने का वादा करने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की ब्यूरोक्रेसी अहम ओहदों पर प्रोफेशनल अफराद की तैनातियों में रुकावटें डाल रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तान कौंसिल खानों और सिफारत खानों के लिए कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों की तैनाती का मामला अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से मुसलसल तात्तुल का शिकार है, और इसलिए शिकार है कि पहले कहा मेरिट के तहत फैसला होगा, टेस्ट लिए, सारा काम किया, और फिर जब मेरिट के तहत मनपसंद अपराध ना आए तो वो सारा का सारा मामला उसको उलट कर दिया गया। हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया, तवक्को थी कि वज़ीर आज़म नोटिस लेंगे, मेरिट की पासदारी की जाएगी, और क्योंकि उन लोगों को तैनात नहीं किया जा रहा था जो मेरिट पर सिलेक्ट हुए थे। अब नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। एक दफा फिर वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर वज़ीर आज़म हाउस की ब्यूरोक्रेसी हावी आई है और मियां साहब को किसी और मामले के लिए कन्विंस करने में कामयाब हुई है। एजाज सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। एजाज सैयद, हमने ये मामला उठाया, उम्मीद थी वज़ीर आज़म के मेरिट के मुताबिक मामला होगा, लगता नहीं है ऐसा हुआ। क्या मामला है? जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के फवाद हसन फवाद, उनकी ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आज़म ने हदायत कर दी कि जी एक बार फिर इन लोगों के नाम दोबारा सिलेक्ट करके भेजे जाएं, और फवाद हसन फवाद ने ये जो ब्रीफिंग दी, ये बुनियादी तौर पे ओवरसीज जो डिवीजन है उनके नए सेक्रेटरी तैनात हुए खिजर हयात, जो कि इसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हुक्म पर तैनात हुए। उन्होंने एक समरी लिखी कि जी कोई कंसिस्टेंसीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं जो पहले जो सिस्टम था। तो जो पुराना सेक्रेटरी था जिसके साथ 2 दूसरे जो फेडरल सेक्रेटरीज थे उन्होंने गलत काम किया, अब वापस उन्हीं के पास जा रहा है, यानी कि 3 फेडरल सेक्रेटरीज ने एक काम किया, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी एडिशनल सेक्रेटरी ने, यानी कि फेडरल सेक्रेटरीज के ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दे दी कि वो गलत है। तो अब वजीर आजम ने कह दिया है कि जी दोबारा आप मुंतखब करके लेकर आए, और ऐसे अजीब नाम जो कि मेरिट लिस्ट के ऊपर बड़े नीचे हैं उन लोगों के नाम वो लेके आने की बात की गई है। बहुत शुक्रिया सैयद। मेरिट के अंदर बहुत नीचे हैं और अपने मनपसंद अफराद ब्यूरोक्रेसी सिलेक्ट करके मियां साहब को दे सकती है। मियां साहब को इस मामले का नोटिस लेना होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी दिलचस्प बात दिखाएंगे। कल सईद अजमल की तरफ से कहा गया कि भारतीय स्पिनर्स हरभजन सिंह और अश्विन का जो स्टाइल है वो कंफर्म लीगल बॉलिंग नहीं कराते। भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया, बड़ी शदीद तनकीद सईद अजमल पे की गई। आज सईद अजमल को हम आपको दिखाएंगे कि वो खुद अपने हाथ से बताएंगे और हरभजन सिंह के स्टाइल को दिखा के आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा तौर पर कि क्यों हरभजन सिंह हो या फिर अश्विन हो, इन दोनों के जो स्टाइल है वो गैर कानूनी है। ब्रेक के बाद हमारे नुमाइंदे सैयद मुर्तजा शाह ने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। खबर है और खबरें आ रही थी कि रिहाम खान पाकिस्तान वापस आएंगी और उसके बाद जो मामलात हैं उनके शादी के अलावा तलाक के अलावा वो अपनी जगह पर चलते रहेंगे। मुर्तजा के पास खबर है, मुर्तजा में लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तजा, क्या खबर है इस वक्त रिहाम के हवाले से? जी शाजिद, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि रिहाम खान साहिबा ने अपना जो पाकिस्तान का आज उनका वापसी का प्लान था, जो टिकट कंफर्म था, उसको कैंसिल करा दिया है। रिहाम खान साहिबा ने पाकिस्तान कल रात को मैनचेस्टर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जिनमें उनके साथ उनके बेटे थे, बेटी और उनकी बहन भी थी। रात उन्होंने मैनचेस्टर में गुजारी है। जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कल हमें बताया था कि रिहाम खान साहिबा का जो वापसी का टिकट कुछ इस तरह था कि पिछले जुमेरात को वो बरतानिया आई थी और आज रात को चूंकि कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, आज उन्होंने पाकिस्तान के लिए शाम को तकरीबन से 2 घंटे बाद जाना था, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने आज टिकट कैंसिल कर दिया है। वो अपना विजिट अब बरतानिया में एक्सटेंड कर रही हैं, वो लंदन में ठहरेंगी। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जुल्फी बुखारी अभी तक
लंदन में नहीं पहुंचे हैं। ख्याल ये था कि जुल्फी बुखारी इमरान खान से मुलाकात के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक लंदन नहीं पहुंचे हैं। इसी वजह से रियाम खान साहबा ने अपना टिकट जो है ना वो कैंसिल करा दिया है। मैनचेस्टर से वो अब से थोड़ी देर पहले लंदन पहुंची हैं, जहां वेस्ट लंदन का एक फ्लैट है जहां पे वो अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। उनके रियाम खान साहबा के जो करीबी सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो एक दफा जुल्फी बुखारी जब वापस आ जाएंगे उनसे बातचीत होगी। इमरान खान साहब का जब मैसेज उन तक पहुंचेगा कि क्या उनसे मुलाकातें हुई, जो भी डिस्कशन हो रही है जो सिर्फ इस वक्त तक 3 लोगों के दरमियान है, उसके बाद वो अपना आपने ही जाहिर खबर दी थी कि जुल्फी बुखारी वहां गए और हमारे ये जुम्मे के दिन बात हुई थी कि होटल में वो रियाम खान को उन्होंने विजिट किया। उसके बाद ये वो पाकिस्तान आए, खान साहब से मामलात के हवाले से ये भी बात आपने ब्रेक की थी। तो जुल्फी बुखारी अगर सारे के सारे मामलात पाकिस्तान में, क्या वो वापस क्यों नहीं गए हैं अभी तक? अगर वो कोई पैगाम लेके आए थे रियाम का और खान साहब को वो पैगाम उन्होंने लाके दिया, अभी तक वापस क्यों नहीं गए? जी देखिए, हमारे जो सोर्सेज हैं जो बहुत इस पूरी सिचुएशन से जो काफी हद तक वाकफियत रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारी तजावीज थी, बहुत सारे फ्यूचर सिनारियोज थे जो डिस्कस किए गए हैं रियाम खान साहब और इमरान खान साहब के दरमियान। ऑब्वियसली जब तलाक हुई उसके बाद कंप्लीट ब्रेक डाउन रहा है। इनिशियली उनके दरमियान बातचीत डायरेक्ट नहीं हुई है। जुल्फी बुखारी को खास तौर पर भेजा गया था, जो एक बहुत एक इमरजेंसी की सिचुएशन डेवलप हो गई थी जिसमें यह खदशात आ गए थे कि शायद रियाम खान साहबा कोई किसी ब्रिटिश मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई ऐसी बात पब्लिक में आ जाए जिससे बहुत ज्यादा दोनों साइड्स को डैमेज हो सके। वो डैमेज कंट्रोल के लिए उनको भेजा गया था और जुल्फी बुखारी इमरान खान के बिहाफ पर वो उनसे मिले थे। उसके बाद रियाम खान साहबा से उनकी एक दिन बातचीत हुई, अगले दिन भी वो उनसे मिले और फिर वो पाकिस्तान गए जहां वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात जारी रही। वो बनी गाला में हमारे सोर्सेज के बहुत शुक्रिया सैयद मुर्तजा अली शाह बता रहे कि रियाम खान को आज जो स्केड्यूल फ्लाइट थी उनकी जिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गई थी, आज वापस आना था, फ्लाइट कैंसिल की है। जुल्फी बुखारी जो उनका पैगाम लेके आए थे वो अभी तक पाकिस्तान में है। मुमकिन तौर पर उनके वापस आने के बाद जो भी मामला आगे बढ़ते हैं उस वक्त तक उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल की है। आज सईद अजमल के साथ हमने आपको एक्सप्लेन करना था। सईद अजमल आपको बाकायदा तौर पर बताते कि किस तरीके से हरभजन सिंह या अश्विन जो कि इंडियन बॉलर्स हैं, उनके जो स्टाइल है, उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल नहीं है, गैर कानूनी है। ये सेगमेंट हम आपको कल दिखाएंगे और बाकायदा तौर पर सईद अजमल जो कि जादूगर हैं स्पिन के, वो एक्सप्लेन करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।